Hi everyone, welcome you to Kaira classes. This is my fifth lecture of class 11 biology, chapter 9 biomolecules. आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो एक केमिकल कंपाउंड की बात करें तो वो उसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं। ओके एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो अगर हम कहें कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी बेसिकली शेप चेंज हो रही है, ना कि उसका कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब सिंपल शेप जो है वो चेंज हो रही है और जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट नहीं रहे हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। एक और फिजिकल प्रोसेस है इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। एक और फिजिकल प्रोसेस है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है। जैसा अगर मैं बोलूं, जब आइस मेल्ट होती है वाटर में या फिर वाटर जो है वो वेपर बन जाता है, ये फिजिकल प्रोसेसेस है बेसिकली। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will called a chemical reaction. अगर मैं कहूं कि बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ओके तब हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जब कोई बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तब मैं कह सकती हूँ हाँ ये केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो एक एग्जांपल था बेरियम हाइड्रोक्साइड का, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेरियम सल्फेट और वाटर फॉर्म कर रहा है, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही अगर स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करें और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे कहेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। Rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. It can be expressed as rate del P upon del T. तो बेसिकली जो रेट है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, उसका ये मतलब होता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं बेसिकली रेट। तो उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो डेल पी अपॉन डेल टी। तो डेल पी मैंने आपको बताया कि कितना अमाउंट जो है वो फॉर्म हो रहा है, और डेल टी मतलब पर यूनिट टाइम। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन स्पेसिफाइड। अगर रेट में हमें ये पता है कि डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड है, डायरेक्शन पता है, तो हम रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। Rates of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. अब जो rates होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के, क्या रेट हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उन्हें चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर और भी बहुत सारे फैक्टर्स। A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree Celsius change in either direction. तो एक जनरल रूल है वो ये है कि रेट जो है वो डबल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बाय हाफ हर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज पे in either direction. Catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. अगर मैं catalyzed reactions की बात करूं जिसमें enzymes involved हैं, तो उनका जो रेट होता है वो ज्यादा होता है as compared to the uncatalyzed ones, या फिर वो जिनमें enzymes जो हैं वो present नहीं होते हैं। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. तो मैंने अभी आपको बताया कि uncatalyzed reaction के मुकाबले जो enzyme catalyzed reactions होते हैं उनका रेट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज कार्बनिक एनहाइड्रेस, तो ये क्या बना रहा है H2CO3। In the absence of any enzyme, this reaction is very slow with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. अगर सपोज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ही H2CO3 के एक घंटे में बन पाएंगे। लेकिन अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को यूज करते हैं
ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है बेसिकली बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन की, और करीबन 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर सेकंड फॉर्म होंगे। The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. तो बेसिकली ये जो एंजाइम है इसने रिएक्शन को एक्सेलरेट किया है, इसके रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट किया है कितना, 10 मिलियन टाइम्स। The power of enzymes is incredible indeed. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. तो basically enzymes की अगर मैं बात करूं तो thousands of types of enzymes होते हैं जो कि एक unique chemical या metabolic reaction को catalyze करते हैं. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. मैंने आपको metabolic pathway पहले भी बताया था, ये एक basically बहुत सारे steps होते हैं chemical reactions के, और जो हर step है वो catalyzed होता है, same enzyme complex भी हो सकता है, same enzyme उसे कर रहा हो, okay? या अलग अलग enzymes जो हैं वो कर रहे हो, ओके, तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो सिंपल एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जिसमें हर स्टेप जो है वो कैटालाइज हो रहा है एक एंजाइम से या डिफरेंट एंजाइम से, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जांपल के तौर पे सपोज ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुविक एसिड में, तो इसका केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, C6H12O6 plus O2 will give 2C3H4O3 plus 2H2O। तो ग्लूकोज आपको पता है क्या होता है, C6H12O6, पायरुविक एसिड यहाँ पे दिखाया हुआ है C3H4O3 से। बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड बन रहा है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जब आप आगे देखोगे ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे ये 10 स्टेप का बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। तो बेसिकली ये जो 10 डिफरेंट स्टेप्स हैं ये 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। हमारे स्केलेटल मसल में एनएरोबिक कंडीशंस के दौरान जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। सो स्केलेटल मसल में जब मैं बात करूं मसल में क्रैम्प्स आते हैं तो वो अनएरोबिक कंडीशन की वजह से होता है, उस टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, कम होता है, तो उस दौरान लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस की बात करूं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ईस्ट की मैं बात करूं तो फर्मेंटेशन के दौरान सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ये जो सेम पाथवे है ये किसको लीड करता है, क्या फॉर्म करता है, बेसिकली इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल, मतलब आप देख सकते हो जब एरोबिक कंडीशन था तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब अनएरोबिक कंडीशन है तब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब फर्मेंटेशन हो रहा है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल या अल्कोहल में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। किस तरह से एंजाइम्स जो है वो इतना हाई रेट, ये जो केमिकल कन्वर्जन्स हो रहे हैं उन्हें हाई रेट, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को हाई रेट प्रोवाइड करता है। The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. The chemical which is converted into a product is called a substrate. तो सिंपल सी बात है, जो केमिकल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। Hence, enzymes, that is proteins with three-dimensional structures including an active site, convert a substrate S into a product P. तो जो enzymes हैं, बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन्स जिनके पास 3 dimensional स्ट्रक्चर है, इनमें क्या होता है, एक्टिव साइट, ओके, जो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट जिसे हम S से डिनोट करते हैं, उसे किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं P से। सिंबॉलिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S से सबस्ट्रेट और P से प्रोडक्ट। The substrate S has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket. अब ये जो substrate S है उसको enzyme के active site पे bind करना होता है, जो कि basically किसमें दिया होता है, वो active site एक cleft या pocket के form में होता है, तो उस active site को bind करना होता है substrate को। जो सबस्ट्रेट है वो डिफ्यूज करता है टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स। फिर जैसे एक्टिव साइट के साथ एक्टिव साइट की तरफ ये डिफ्यूज हुआ तो ये एक तरह से लॉक और की तरह आप समझने की कोशिश करो, तो एक तरह से ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। जब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर लेता है तो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ओके, E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, यहाँ पे E जो है वो एंजाइम को बता रहे हैं,
तो बेसिकली क्या बना, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ओके, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. अब वो स्टेट जहां पे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाउंड कर रहा है, एक नया स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट का, जिसे हम कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, वो फॉर्म होता है। इसके बाद जल्द ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तब क्या फिर फाइनली क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है एक्टिव साइट से। तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, नए बॉन्ड का बेसिकली फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है। तब क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है एक्टिव साइट से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. अब बेसिकली जो पाथवे ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज, ये जो बेसिकली चेंज का जो पाथवे है, इसे इस ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से जरूर गुजरना होता है। All other intermediate structural states are unstable. और दूसरे intermediate structural states unstable होते हैं। Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. जो स्टेबिलिटी है उसे हम रिलेट कर सकते हैं एनर्जी स्टेटस, मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर का क्या एनर्जी स्टेटस है उससे। और अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के साथ। द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। तो बेसिकली एक्स एक्सिस, ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो जो वाई एक्सिस है वो पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट दिखाता है, जबकि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, if P is at a lower level then S, the reaction is an exothermic reaction. तो एनर्जी लेवल डिफरेंस जो है S और P के बीच में, वो देख लेते हैं। अगर P जो है वो लोअर लेवल पे है, S के मुकाबले लोअर लेवल पे है प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट के मुकाबले लोअर लेवल पे प्रोडक्ट, तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीजिंग। However, whether it is an exothermic or a spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state or transition state. अब ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या स्पॉन्टेनियस हो या फिर एनर्जी एब्जॉर्बिंग हो या एनर्जी नीडिंग हो, रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, जो सबस्ट्रेट जो है उसे जरूर एक हायर एनर्जी स्टेट से गुजरना होगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। The difference in the average energy content of S from that of this transition state is called activation energy. जो difference है average energy, जो substrate का average energy content है, okay, उसके ट्रांजिशन स्टेट से, तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी। अब ये जो एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम्स का यही काम है कि जो एनर्जी बैरियर है इसको बहुत ही कम कर देना, ओके, जिससे एस का जो ट्रांजिशन पी में हो रहा है, जो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन बेसिकली जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वो ज्यादा आसानी से हो सके। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस एनर्जी बैरियर को बहुत कम कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस जिसमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा हुआ है, दिस इज योर वाई एक्सिस जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दिखा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ओके, और या ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ओके, ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो अब मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है वो काफी ज्यादा है, ओके, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ मैं बात करूं तो वो कम है। तो इसका मतलब जो बैरियर है वो ज्यादा है जब एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के बिना है, और वही जो बेसिकली जो बैरियर है वो बहुत कम है इन केस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जब एंजाइम प्रेजेंट है, और जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो जो सबस्ट्रेट है उसे बहुत टाइम लग रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। हर एंजाइम, जिसे एंजाइम ई से डिनोट करते हैं एंजाइम को, ओके, तो हर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है उसके मॉलिक्यूल में, जिससे क्या हो सके, एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके।
ये बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स और डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट में। अब जैसे डिसोसिएट हुआ प्रोडक्ट में तो जो एंजाइम है वो अनचेंज हो गया, ओके, और वो इंटरमीडिएट के साथ क्या फॉर्म करता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं ईपी। अब ये जो फॉर्मेशन है ईएस कॉम्प्लेक्स का वो कैटालिसिस के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ई प्लस एस, ओके, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मतलब बेसिकली जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आया, ओके, तो क्या फॉर्म हुआ, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। देन ईएस से आप देख सकते हो इन्होंने क्या फॉर्म किया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली आप देख सकते हो एंजाइम अलग हो रहा है और प्रोडक्ट अलग हो रहा है। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जब अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है शॉर्ट में, अब हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इसका मतलब वो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है जैसे लॉक और की, ओके। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। अब ऑब्वियसली बात है, जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से तो उससे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ओके, जिससे वो बेसिकली फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, जिससे वो बहुत अच्छे से फिट हो जाए, ओके, सबस्ट्रेट के अराउंड मोर टाइटली फिट हो जाए। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ओके, वो जब सबस्ट्रेट के बहुत करीब आ जाती है तो तब क्या करती है, वो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। अब ये जो एंजाइम है ये प्रोडक्ट रिलीज करता है, ओके, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर दिया एंजाइम ने। अब एंजाइम जो है वो फ्री हो गया। अब ये जो फ्री एंजाइम है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए रेडी होता है, ओके, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए रेडी होता है और फिर से दोबारा ये कैटालिटिक साइकिल के थ्रू रन करता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।